Good morning, students. Good morning. Isliye today I'm recording in morning. Now listen. But anyways, जब देखोगे तब देखोगे. Last lecture I have completed a mock test paper for CA Inter. Question number 1 and question number 1 का A और D मैंने कर लिया था. अब क्वेश्चन नंबर B और C बाकी है, तो ये B और C अभी हम लोग कर लेते हैं. ये B बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इट इज़ अ बिट डिफरेंट देन व्हाट वी हैव कवर्ड इन गवर्नमेंट ग्रांट. हमने जो गवर्नमेंट ग्रांट में कवर किया है ना, थोड़ा उससे अलग है, बट कुछ नहीं, नॉर्मल अकाउंटिंग अप्लाई करनी है. देखो, डी लिमिटेड ने एक मशीन एक्वायर की है. कभी एक्वायर की है? ये मशीन एक्वायर की है 1 अप्रैल 2017 में. देव एक्वायर्ड द मशीन ऑन 1 अप्रैल 2017. कितने में? 20 lakhs में. यूजफुल लाइफ है 5 years, 5 साल यूजफुल लाइफ है. सो 20 lakhs डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हर साल का 4 lakhs का डेप्रीसिएशन. सो डेप्रीसिएशन 4 lakhs पर ईयर. 4 lakhs पर ईयर. हर साल का अपने को 4 लाख का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है. आगे बोला हुआ है The company had applied on 1 April 17 for a subsidy for 80% of cost. 80% of cost के लिए सब्सिडी अप्लाई की है और सैंक्शन लेटर ऑफ सब्सिडी रिसीव्ड इन नवंबर. अरे, हमने मशीन परचेज की थी 1 अप्रैल 17 में, तो 17-18 वाला ईयर चला गया, 4 लाख डेप्रीशिएट हो गया. 18-19 वाला ईयर भी चला गया और 4 लाख डेप्रीसिएशन हो गया. और नवंबर 20 में, सो 19-20 ये वाला ईयर भी चला गया, 4 लाख और चला गया, क्योंकि 2020 के नवंबर में जाके अपने को सैंक्शन लेटर मिला. इसका मतलब है 444 12 लाख तो डेप्रीशिएट हो गया. 12 lakhs इज डेप्रीशिएटेड. सो देख लो, यहाँ पे 20 लाख की मशीन थी और 4 into 3 12 lakhs डेप्रीशिएटेड और 8 लाख वैल्यू बची है. और उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है. कंपनीज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट इन द फाइनेंशियल ईयर शोज अ क्रेडिट बैलेंस. अरे, वो ग्रांट मिलने के वजह से क्या हो गया, ग्रांट को हमने माइनस किया 16 lakhs फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, बिकॉज हम लोग डिडक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स अप्रोच से जा रहे हैं. तो अपने 8 lakhs नेगेटिव बैलेंस आ गया. तो अपने को पूछ रहे, अरे अभी क्या करें? यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन हाउ द कंपनी वुड डील विद दिस एसेट. ऐसे नहीं होता है. मैं तुमको बताता हूँ. अगर डे वन को ही अगर अपने को मिल जाता, अगर डे वन को ही अपने को गवर्नमेंट का ग्रांट मिल जाता, तो हम लोग क्या करने वाले थे? अगर डे वन को गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता ना, तो हम लोग बैलेंस शीट एसेट साइड में वो गवर्नमेंट ग्रांट को फिक्स्ड एसेट से माइनस कर देते थे. हम लोग बोलते थे फिक्स्ड एसेट्स 20 lakhs और उसमें से हम लोग ग्रांट माइनस करते थे. कितना ग्रांट माइनस करते थे? ग्रांट है कितने का? 16 lakhs. हम लोग 16 lakhs का ग्रांट माइनस कर देते थे और ये 4 lakhs को ही हम डेप्रीशिएट करते थे. ये 4 lakhs को ही हम लोग पीएनएल में लेके आते थे. फिर 4 lakhs को हम लोग 5 साल में डेप्रीशिएट करते थे और ये डेप्रीसिएशन बन के पीएनएल के डेबिट में आता था. लेकिन अगर हम लोग ने नहीं किया ये, क्योंकि अपने को ग्रांट उस दिन नहीं मिला, तो फिर क्या किया, उतने साल तक हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते रहे. और ये 20 lakhs में से 4 और 4 4 लाख और 4 लाख 12 लाख रुपया पीएनएल के डेबिट में आ गया. और अब जब ग्रांट मिला है ना, तब अपनी वैल्यू कितनी बची है? अपनी वैल्यू बची है 444, 12 lakhs निकल गया, सिर्फ 8 lakhs वैल्यू बची है. बराबर नहीं? 8 lakhs ही बची है ना, ये रही 8 lakhs ही वैल्यू बची हुई है. अगर 8 lakhs ही वैल्यू बची हुई है ना, तो तुमको यहाँ पे जो ग्रांट माइनस करना चाहिए ना, वो 8 lakhs ही माइनस करना चाहिए. 16 lakhs का ग्रांट मिला, उसमें से 8 lakhs इधर माइनस करना चाहिए. तो एसेट की वैल्यू नील हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है. और 16 में से बाकी किधर? बाकी 8 lakhs को सीधा पीएनएल के क्रेडिट में लिख देने का. सीधा पीएनएल के क्रेडिट में लिख देने का. पीएनएल के क्रेडिट में क्यों लिखने का? अरे वो
सेम वही इफेक्ट देगा जो अपने को पहले मिलने वाला था, वही इफेक्ट देगा जो अपने को पहले मिलने वाला था। अपन पहले क्या करने वाले थे, पहले हम लोग डेप्रिसिएशन सिर्फ 4 लाख का ही प्रोवाइड करने वाले थे ना। तुम बोलोगे सर वापस से बताओ ना एक बार, मैं तुमको बताता हूँ। अगर ग्रांट नहीं मिला होता तो क्या होता, अगर ग्रांट नहीं मिला होता तो क्या होता, और ग्रांट मिला तो क्या होगा। सुन लो, ये पीएनएल है और ये बैलेंस शीट। अगर ग्रांट तुमको डे 1 को मिल जाता तो तुम बोलते फिक्स्ड एसेट्स 20, गवर्नमेंट ग्रांट 16, बैलेंस कॉस्ट 4 lakhs, and this 4 lakhs would have been depreciated over 5 years life। अभी भी मैं वही कर रहा हूं, अभी भी इसका इफेक्ट यही आने वाला है। ग्रांट अपने को फर्स्ट डे पे नहीं मिला ना, तो भी जो मैं ट्रीटमेंट दूंगा उससे इफेक्ट यही मिलने वाला है, सेम इफेक्ट मिलने वाला है। देख लो, फिक्स्ड एसेट्स 20 lakhs, 3 साल बाद ग्रांट मिला तो 3 साल में 4 lakhs पर ईयर, इसका मतलब है 12 lakhs डेप्रीसिएशन आ गया, तो डेप्रीसिएशन इधर आ गया 12 लाख, बैलेंस बचा 8 lakhs। और मैं बोलता हूं अब 16 lakhs के ग्रांट में से तुम 8 lakhs इधर माइनस कर दो, ये हो जाएगा नील, और डेप्रीशिएट करना नहीं है अपने को, ये नील हो गया। और बाकी 8 lakhs का ग्रांट इधर लेके आ जाओ। जब 8 lakhs का ग्रांट इधर लेके आओगे तो ये क्रेडिट और ये डेबिट, 12 - 8 तुमको नेट 4 ही मिलेगा। देख लो, तुमको नेट 4 का इफेक्ट मिलेगा। दोनों एक साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे भी तो 4 लाख ही डेप्रीशिएट किया था, सो यहाँ पे भी 4 लाख का इफेक्ट मिलेगा। इनफैक्ट आई वुड से रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, recovery of cost of asset। Have you understood this? In short, in nutshell, I am saying तुमको अभी ये साल में 8 lakhs का तो ग्रांट माइनस करना है फिक्स्ड एसेट्स में से, और बाकी 8 lakhs का ग्रांट जो माइनस करना है that you will deduct from not deduct, that you will credit to PNL, that you will credit to PNL directly। I hope you all have understood this। मेरे को लगता है तुमको सबको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। सो अपना 1B, दिस इज 1B। सो जो मैंने ट्रीटमेंट देखा उसमें मेरे को यही पता चला है कि कंपनी जो है डिडक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स अप्रोच फॉलो कर रही, कंपनी फॉलो कर रही है डिडक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स अप्रोच। और अगर डिडक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स अप्रोच फॉलो कर रही है तो 16 lakhs का जो ग्रांट मिला है ना, वो पूरा मशीनरी में क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन आज मशीनरी के क्रेडिट में सिर्फ 8 lakhs ही है, बराबर ना। मशीनरी के क्रेडिट में खाली 8 लाख रुपया ही है, क्योंकि उसमें से 12 लाख रुपये ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट हो चुका है, पीएनएल में डेबिट हो चुका है। तो अब वो 8 lakhs को तुम नलीफाई करके ज़ीरो बना सकते हो, और एक्स्ट्रा 8 lakhs तुम पीएनएल के क्रेडिट में लिखोगे, पीएनएल के क्रेडिट में। चलो हम लोग इसको लिखना शुरू करते। वी विल स्टार्ट राइटिंग दिस। मैंने समझाने का काम तो कर दिया, विल स्टार्ट राइटिंग दिस। मेरे साथ में लिखते चलो। इन द प्रेजेंट केस, in the present case, in the present case, in the present case the company has deducted, in the present case the company has deducted grant, company has deducted grant from the book value, company has deducted grant from the book value of asset, has deducted grant from the book value of asset for accounting of government grants,
for accounting of government grants as per AS 12. As per AS 12. हाँ, सो अपन ने देख लिया कि कंपनी ने डिडक्ट किया ग्रांट फ्रॉम बुक वैल्यू ऑफ एसेट फॉर अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एज पर AS 12. तो हमारे हिसाब से एज पर, हमारे हिसाब से नहीं, एज पर AS 12, एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 12, out of rupees 16 lakhs, out of rupees 16 lakhs that has been received, out of rupees 16 lakhs that has been received, rupees 8 lakhs, should be rupees 8 lakhs should be deducted from book value of machinery. Book value of machinery, which is disclosed in balance sheet as under machinery 20 lakhs, minus depreciation, three years, 12 lakhs, बुक वैल्यू बोल लो, WDV बोल लो, इसी को कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं, 8 lakhs, और इसमें से माइनस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव, टोटल गवर्नमेंट ग्रांट अपने को 16 lakhs का मिला हुआ है, लेकिन क्योंकि 80% हमने डिमांड किया था, we demanded to the extent of 80%. So 20 lakhs का 80% देख लो ना, 16 lakhs, तो ये हो जाएगा नील. सो 16 lakhs में से 8 lakhs तो इधर माइनस हो जाएगा, टोटल 16 lakhs मिला हुआ है, उसमें से 8 lakhs तो गया इधर, और बाकी जो 8 lakhs है, देखो इसको पार्ट 1 बना लो, पार्ट 1 ऑफ द आंसर एंड पार्ट 2. बैलेंस 8 lakhs जो है ना, वो P&L के क्रेडिट में चला जाएगा. क्यों जाएगा, मैंने शुरू के एक्सप्लेनेशन में बता दिया है. The balance rupees 8 lakhs the balance rupees 8 lakhs
should be credited to P&L statement should be credited to P&L statement. Should be credited to P&L statement because machinery to the extent of rupees 12 lakhs because machinery to the extent of rupees 12 lakhs already to the extent of rupees already debited to P&L statement. Already debited to P&L statement by way of depreciation. By way of depreciation. So इसको मैं recovery of cost मानूंगा. So this 8 lakhs rupees 8 lakhs credited to P&L will be considered as रिकवरी ऑफ डेप्रीसिएशन भी बोल सकते हो, रिकवरी ऑफ कॉस्ट बोल सकते हो, या रिकवरी ऑफ डेप्रीसिएशन. जो मैंने ज्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया ना उसकी रिकवरी हो गई, रिकवरी ऑफ डेप्रीसिएशन. और अब एसेट की वैल्यू नील हो गई तो फर्दर डेप्रीशिएट करने की जरूरत नहीं है. Since value of machinery is nil, after deducting government grant, there is no need to further depreciate. There is no need of further depreciation to be charged. There is no need of further depreciation to be charged. चलो done. This is done. है ना. मैं तुमको इसका है ना फाइनल चीज ये बता देता हूं. अगर गवर्नमेंट ग्रांट फर्स्ट डेट को मिल जाता तो बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स 20 lakhs, ग्रांट माइनस हो जाता 16 lakhs, और ये 4 lakhs का जो बुक वैल्यू बचा है ये P&L में डेप्रीशिएट हो जाता. और अभी भी वही हुआ है, अभी भी हमने जो ट्रीटमेंट किया वो यही किया है. क्या ट्रीटमेंट किया? सेम टू सेम यही ट्रीटमेंट हो गया है. फिक्स्ड एसेट्स 20 lakhs, 3 साल डेप्रीशिएट हो चुका था 12 lakhs, मतलब ये P&L में डेबिट हो गया था 12 lakhs, और अब 8 lakhs की वैल्यू बची हुई थी. इसमें से हमने गवर्नमेंट ग्रांट 16 lakhs का ग्रांट है, पूरा नहीं माइनस किया, 8 lakhs माइनस करके इसको नील बना दिया और बाकी 8 lakhs का ग्रांट इधर लेके आ गए.
तो 4 lakhs आई मीन 12 lakhs और 8 lakhs अल्टीमेटली अपने को रिकवरी ऑफ डेप्रिसिएशन होके सेम यही ट्रीटमेंट मिल गया, यही ट्रीटमेंट मिल गया। से मैं जानबूझ के छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ क्योंकि तुम सब एग्जाम्स के प्रिपरेशन में हो, फटाफट एक एक प्रॉब्लम देखते चलो। अब एक ही क्वेश्चन और बच गया है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1C मॉक टेस्ट पेपर का, बस वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये तो कंपलसरी क्वेश्चन है, फिर चॉइस में भी कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, तो वो चॉइस वाले क्वेश्चंस भी कर दूंगा। और जो भी करते हो परफेक्टली कर लो। इन केस एनी ऑफ द क्वेश्चन हिट्स इन एग्जाम या सिमिलर कुछ आ जाता है सो तुम आराम से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहो, डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रॉपरली यूटिलाइज योर डे इफेक्टिवली, इन अ डे मोर देन 12 आवर्स पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।